नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे बेस्ट एग्रो लाइफ का बिजनेस मॉडल क्या है। आदित्य मेरे साथ है आज। तो ये जो कंपनी है वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड कंपनी है कंपेयर टू जो बाकी एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। तो इनके बिजनेस मॉडल के बारे में काफी डिटेल में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी काफी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। 3 वे कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली आप देख रहे हो तो बाकी इंडियन एग्रोकेमिकल्स कंपनीज ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करती। इसके वजह से दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम मोड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कंपनी का मेजर जो बिजनेस है आज वो फॉर्मुलेशन बेस्ड बिजनेस है। वो कुछ ट्रेडिंग भी करती है। इसके रिलेटेड हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनका पावर कॉस्ट काफी कम क्यों है कंपेयर टू अदर कंपनीज। हम अलग अलग कंपनीज का पावर कॉस्ट भी कंपेयर करेंगे। ग्रॉस मार्जिन क्यों कम है ये कंपनी के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाके मैनेजमेंट कुछ कैपेक्स भी कर रही है, तो क्या ये उनका जो बिजनेस मॉडल एग्जिस्टिंग है क्या वो आगे जाके चेंज हो सकता है। करंटली आप देखो तो स्टॉक को ज्यादा वैल्यूएशंस भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या आगे जाके जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हो सकते हैं, और क्या यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इस सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने काफी अलग अलग केमिकल, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटो एंसिलरी, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में काफी डिटेल वीडियो क्रिएट की है जो आप देख सकते हो। सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट कि ये जो कंपनी है उसका बैकग्राउंड क्या था, ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे किया। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। ओके, सो एक कंपनी का शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में एज अ एग्रो कंपनी, एंड फाइनली लिस्ट हुई थी 2016 में बीएसई पे और 2021 में एनएसई पे। तो कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है जैसा डिस्कस किया, एंड वो अपना ऑफरिंग्स इंडियन एंड फॉरेन मार्केट दोनों को देती है। तो द कंपनी पहले टॉप 20 एग्रोकेमिकल कंपनीज में थी, एंड अब भी 2021 में दे मूव्ड इनटू द टॉप 15 एग्रोकेमिकल कंपनीज। तो आप बेस्ट एग्रो लाइफ का अगर देखते हो तो उनके एनुअल रिपोर्ट सहयोग मल्टीबेस के नाम पे। तो इसकी एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। तो बिफोर inheriting the agrochemical business, this Sayog Multibase, it was into the trading of plastic granules, plastic raw materials, PVC resin, organic and inorganic chemicals, compound solvents. So the company inherited the business from Best Agrochem Private Limited. तो फिर ये एमलगमेशन कैसे हुआ एक बता देता हूँ। तो एमलगमेशन का ये जो प्रोसेस है ये शुरुआत हुई 2018 में, एंड द टोटल एमलगमेशन का प्रोसेस वाज कंक्लूडेड बाय 2020। द नेम ऑफ सहयोग मल्टीबेस लिमिटेड वाज चेंज टू बेस्ट एग्रो लाइफ post the passing of a special resolution in the AGM of सहयोग मल्टीबेस लिमिटेड। तो पहले ये समझिए कि सहयोग मल्टीबेस था वो बेस्ट एग्रो लाइफ में चेंज हुआ, और फिर बेस्ट एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड ने फिर इस बेस्ट एग्रो लाइफ को अक्वायर किया, एंड नाउ इट द एंटिटी नेम इज बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। तो फिर इस कंपनी की 2 सब्सिडरीज है, जिसमें से एक सब्सिडरी उन्होंने फरवरी 2021 में इनकॉर्पोरेट की, विच इज सीडलिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी उन्होंने उनकी एक सब्सिडरी है बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, विच वाज अर्लियर नोन एज बेस्ट क्रॉप साइंस एलएलपी। तो एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की और बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड को अक्वायर कर लिया। तो अभी इसका आइडिया बेसिकली ये था कि जो सारे एंटिटीज है उनका ऑपरेशन एक छत के नीचे लाना। तो दैट वाज द होल पर्पस ऑफ दिस एमलगमेशन एंड एक्विजिशन, एंड एज ऑफ नाउ कंपनी के यही 2 ऑपरेटिंग सब्सिडरीज है। तो अभी वैल्यू चेन, एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन की बात करूँ तो एक्सेप्ट द की स्टार्टिंग मटेरियल्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन विच आर द इंटरमीडिएट्स, टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस। तो इंटरमीडिएट्स जो ये लोग इन हाउस बनाते हैं, दे आर मोस्टली यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, एंड ये लोग बाहर के मार्केट में नहीं बेचते। So some of the key intermediates which they use for manufacturing their products are dichlorophenol, ethylene oxide, 1,2,4-triazinone, cyclopropyl acetylene, lambda acid and CCMP। तो ये 6 intermediates तो है ही, बट अदर देन दिस वो लोग intermediates मेजरली इंपोर्ट भी करते हैं फ्रॉम चाइना फॉर मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स। राइट, तो यहाँ पर विल कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि कंपनीज क्लेमिंग कि आगे जाके उनको उनके जो इंटरमीडिएट्स है या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है दैट दे विल बी यूजिंग फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर देयर फॉर्मुलेशन बिजनेस, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। बट अब तक यदि आप देखोगे तो उसका एक इजी वे टू ट्रैक कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं चाइना से लेके आके यहाँ पे इंडिया में, वो आप देखोगे तो वो किसी को बेच रहे हैं या उनका जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए वो यूज कर रहे हैं,
तो इसके लिए पावर कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना या वो पावर कॉस्ट कितना है वो पर्टिकुलर कंपनी का एंड कंपेयर करना विद अदर कंपनीज, दैट एक्चुअली गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में है या ये जो कंपनी वो सिर्फ ट्रेडिंग में है। क्योंकि जो कंपनीज है जैसे कि धानुका एग्रो जैसी जो कंपनी है वो भी आप देखोगे तो वो सिर्फ फॉर्मुलेशन का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड फॉर्मुलेशन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतना पावर कॉस्ट नहीं लगता कंपेयर टू जो टेक्निकल्स का मैन्युफैक्चरिंग है या जो एआई यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का ये इंटरमीडिएट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यहाँ पर आप ये टेबल देख सकते हो, इससे आपको काफी अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगी कि मोस्ट ऑफ द ये जो कंपनी है इसके जो 40% के रेवेन्यूज ये जो क्लेम करते हैं दैट कम्स फ्रॉम द टेक्निकल साइड। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द 40% में से जो रेवेन्यूज हो गए टेक्निकल्स के वो ट्रेडिंग के रेवेन्यूज है। कुछ अमाउंट ऑफ टेक्निकल्स वो मे बी मैन्युफैक्चर कर सकती है बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो ट्रेडिंग से आ रहे हैं एंड बचे हुए लगभग 60% की जो रेवेन्यूज है वो फॉर्मुलेशन से आ रहे हैं। ये पॉइंट के बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे जब हम उनके जो ग्रॉस मार्जिन है एंड एबिटा मार्जिन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अदर देन पावर कॉस्ट आप इस पॉइंट से भी वेरीफाई कर सकते हो कि उनके ग्रॉस मार्जिन्स जो है वो बाकी एग्रोकेमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मतलब धानुका भी अगर जो सिर्फ फॉर्मुलेशंस बनाती है, टेक्निकल्स नहीं बनाती, तो इवन दे हैव ऑलमोस्ट 30 to 40% ग्रॉस मार्जिन्स, जबकि इनके 30% ग्रॉस मार्जिन्स भी नहीं रहे हैं हिस्टोरिकली। तो आप इसका पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जब उनका कंपनी देखोगे तो दे ऑलमोस्ट मेक एज पर व्हाट दे क्लेम they make almost all the technicals which they use in their formulations in house। तो जब इतना अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो लोग एटलीस्ट एज पर द डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर रहे हैं फिर भी ग्रॉस मार्जिन्स निकल के नहीं आ रहे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वाला प्ले हो सकता है। राइट उसके बाद में हम आगे जाके उनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि विच प्रोडक्ट कंपनी इज क्लेमिंग एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड आगे जाके उनका क्या पेनिट्रेशन उन्होंने अचीव किया है एंड कंपनी के फ्यूचर के क्या प्लान्स है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बेसिकली दो बिजनेस सेगमेंट्स है, पहला है ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का एंड दूसरा है P2P बिजनेस का। तो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में वो लोग B2B और B2C दोनों कैटेगरीज में काम करते हैं। तो B2C कैटेगरी में दे सेल देयर ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस टू द एंड कस्टमर विच इज द फार्मर विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस B2C कोई भी एग्रोकेमिकल कंपनी देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस होता है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देयर आर 5200 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 20 डेपोज एंड दे हैव देयर प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स इन इंडिया। तो काफी अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस है मेरे हिसाब से। राइट एंड एक्चुअली कमिंग बैक टू द वैल्यूएशन का पॉइंट, तो ये कंपनी को मुझे लगता है कि मार्केट तभी वैल्यूएशन देगा व्हेन दे एबल टू क्रिएट एंड सक्सेसफुली क्रिएट देयर ब्रांड एंड उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो वहां से इफेक्टिवली उनका जो कैश है वो एक्सट्रैक्ट कर पाती है। जनरली क्या हो जाता है कि यू कैन शो द सेल जब भी आप उनके जो रिटेलर्स है या होलसेलर्स है या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आप माल दे देते हो, बट कितने सेल्स रिटर्न्स आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सेल्स रिटर्न्स का कंसेप्ट मेरे कावेरी सीड्स के वीडियो में भी देख सकते हो, जो एक सीड का कंपनी है। तो जनरली एग्रोकेमिकल जो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज है वी हैव टू एक्चुअली चेक कि एंड ऑफ द ईयर में कितने सेल्स रिटर्न आते हैं कंपेयर टू उन्होंने जो रेवेन्यूज बुक किए हैं। एंड सपोज ज्यादा सेल्स रिटर्न है दैट मीन्स देयर ब्रांड इज नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड। तो सेल्स रिटर्न्स को कंपेयर करना या चेक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू सिर्फ रेवेन्यूज को या प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, क्योंकि प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज यू कैन शो इजीली इन P&L स्टेटमेंट, बट आपके बिजनेस में सपोज ज्यादा इन्वेंटरी है या ज्यादा सेल्स रिटर्न्स है देन कैश फ्लो जनरली आप देखोगे तो बहुत पुअर होते हैं एंड दैट इज द एग्जैक्ट केस विद द बेस्ट एग्रो लाइफ। आगे जाके ये कंपनी उनका ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करती है विद द 3-way कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स या जो अलग अलग और कुछ प्रोडक्ट्स वो लेके आ रही है एंड कंपनी क्लेम्स दैट दे आर द R&D ड्रिवन कंपनी या वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। काफी ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उनका इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो डिस्कशन है हम आगे जाके करेंगे, बट मुझे लगता है कि द ओनली पॉइंट दिस कंपनी विल गेट री-रेटेड, एक तो पॉइंट है कि कंपनी सपोज ग्रो करती है तो मे बी जो वैल्यूएशन है वो बेटर हो जाएंगे, एंड सेकेंड पॉइंट मुझे लगता है एंड मोर इम्पोर्टेंट कि सपोज वो वैल्यूएशन को सस्टेन करना है देन ये कंपनी को उनका जो ब्रांड है वो वेल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उनके फॉर्मुलेशन बिजनेस में जो B2C का बिजनेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर B2B बिजनेस, क्योंकि B2B बिजनेस को सेटअप करना इज मच इजियर कंपेयर टू B2C, क्योंकि B2C में उनको कंप्लीटली उनका जो नेटवर्क है या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट दे हैव टू क्रिएट।
तो अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं कि B2C ये जो उनका प्रोडक्ट लाइन है उसमें कंपनी क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और उन्होंने क्या क्या ब्रांड्स बनाए हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली B2C उनके जो भी ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस है, दे आर इन कैटेगराइज्ड इनटू द इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये कैटेगरीज में उनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओके, इंसेक्टिसाइड्स में उनके कुछ प्रोडक्ट्स आर डायरॉन, पायडॉन एंड पायमैक्स। हर्बिसाइड्स में कुछ उनके ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस आर बेस्टी एंड टॉम्बो। एंड फंगिसाइड्स में उनके कुछ प्रोडक्ट्स है बेस्टलाइन, जॉक्सिट एंड वार्डन। फाइनली आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे, जो है डोंगल, रिचग्रो, माइकोराइजर और जिप्पी गोल्ड। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किया FY23 में, और उनका कुछ प्लान भी है प्रोडक्ट लॉन्च करने का इन FY24। सम ऑफ देम आर पेटेंटेड एंड ब्रांडेड, सम ऑफ देम आर जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक्स। तो वो एग्जैक्टली क्या है और उनका क्या डिटेल्स है, उनका क्या प्लान है, वो हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। तो टेक्निकल्स की बात करूँ तो P2P बिजनेस में, एज वी हैव सेड अर्लियर, मोस्टली वो लोग टेक्निकल्स का ट्रेडिंग करते हैं, एंड टेक्निकल्स बाहर से सोर्स करके दे सेल इट टू सम ऑफ द वेल नोन क्लाइंट्स इन द इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि काफ़ी नामचीन क्लाइंट्स है, जैसे UPL है, इफ्को है, भारत रसायन है, अदामा है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस है, सिंजेंट है। तो काफ़ी नामचीन क्लाइंट्स है P2P बिजनेस के लिए। तो अब नाउ वील सी कि वो लोग क्या क्या टेक्निकल्स बेसिकली ट्रेड करते हैं, आप एज पर दे क्लेम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये टेबल में आप देख सकते हो कि दे मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्निकल्स विच गो इन टू द हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप अगर जब ये कंपनी स्टडी करते हो तो आप यही देखोगे कि उनके ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के लिए जो भी टेक्निकल्स लगते हैं, एटलीस्ट दे क्लेम कि वो लोग सब इन हाउस बना रहे। बट देन अगेन यू कंपेयर इट विद द पावर कॉस्ट एंड ग्रॉस मार्जिन्स, तो डाउट आता है कि सारे टेक्निकल्स बना रहे क्या। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप उनके असेट टर्न्स देखोगे तो कंपनी क्लेम्स टू हैव वेरी हाई असेट टर्न्स, प्रोबेबली 10 to 15 times. So I don't think कि any manufacturing company have the asset turns as high as 10 or 15 times. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज के यदि आप असेट टर्न्स देखोगे तो वो 2.5 to maximum 3 times होते हैं। दैट इज ऑल्सो इन वेरी रेयर केस। सो ये कंपनी के जो बहुत ज्यादा असेट टर्न्स है, इसके वजह से भी एक डाउट आता है कि ये कंपनी जो है वो करंटली सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है या क्या वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोबेबली आगे जाके कंपनी शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग पे, बट करंटली मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो रेवेन्यूज आते हैं कंपनी के, एटलीस्ट जो टेक्निकल साइड्स के हैं, वो ट्रेडिंग से आते हैं। एंड फॉर्मुलेशन को भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि ज्यादा पावर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो प्रॉब्ली असेट टर्न्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। कंपनी का यदि आप ग्रॉस ब्लॉक भी देखोगे तो ग्रॉस ब्लॉक भी काफी कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज जो एक्चुअल में टेक्निकल से इंटरमीडिएट्स के मैन्युफैक्चरिंग में है। ओके, सो बिजनेस के बारे में बता दिया, तो जरा स्प्लिट के बारे में जान लेते हैं। इससे ये समझ में आएगा कि आगे जाके डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो इन दिस चार्ट यू कैन सी द रेवेन्यू वाइज बिजनेस स्प्लिट अक्रॉस बोथ द बिजनेस सेगमेंट्स। तो एज यू कैन सी, जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का कंट्रीब्यूशन है वो 6% था इन FY16, एंड FY23 में ऑलमोस्ट 60% is coming from this business. So almost 10x rise किया है in terms of the contribution. So they have been able to rise this contribution due to their continuous focus on the branded formulations and by launching new products. The company is constantly working on backward integration to reduce China dependence and introducing novel formulations for specific crops which will benefit the farmers. तो ये backward integration के लिए जो capex plan है, we'll discuss that later. फिर एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं विद धानुका एग्रीटेक विच इज ऑल्सो इनटू फॉर्मुलेशंस। तो धानुका का भी फॉर्मुलेशंस बिजनेस ब्रांडेड एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूँ तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल मेजर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। दे हैव 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज and 41 warehouses which cater to around 6,500 distributors and 80,000 retailers. This network helps the company to reach out to around 10 million Indian farmers with their products and services. तो धानुका की प्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो this company does not make any placement with their dealers and distributors. The company supplies materials to the distributors and dealers as per their demand, which is connected with the requirement of the farmer. This leads to lower channel inventory for the company. तो आप एग्रोकेमिकल कंपनीज के बारे में देखोगे तो
इन द FY23 और जो करंट ट्रेंड चल रहा है, देयर हैज़ बीन द ग्लोबल स्लो डाउन ड्यू टू द हाई चैनल इन्वेंट्री, और काफ़ी सारी कंपनीज हाई कॉस्ट इन्वेंट्री लेके बैठी है। तो धानुका की इस पॉलिसी की वजह से they were able to get a good profitability in Q4 FY23 as compared to Best Agrolife, Aztec Life Sciences and Rallis India। तो आप इस चार्ट में देखोगे तो in Q4 FY23 धानुका has posted a profit of 65 crores as against Best Agrolife which has posted a loss of almost 8 crores, Aztec Life Sciences which has posted a loss of 6.97 crores and Rallis India which has posted a loss of 69 crores। बाकी एग्रोकेमिकल कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा हिट लिया होगा, बट लॉस ये तीन कंपनीज ने पोस्ट किया है। सो अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू इन द केस ऑफ द धानुका एग्रीटेक, तो धानुका का यदि आप बिजनेस देखोगे तो दे हैव डेवलप्ड देयर बिजनेस वेरी नाइसली, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है, उन्होंने जो ब्रांड्स क्रिएट किए हैं वो काफी स्ट्रांग है। बट यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये स्टॉक को भी ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं मिल रहा है। ये स्टॉक प्रोबेबली करंटली 15 PE के आसपास ट्रेड हो रहा है डिस्पाइट क्रिएटिंग अ वेरी गुड बिजनेस, एंड आई थिंक द मेजर रीजन इज द ग्रोथ। ये स्टॉक में यदि आप देखोगे या उनके बिजनेस में देखोगे तो लास्ट 3-4 ईयर से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है। जब भी उनका जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा था फ्रॉम 2010 टू 2015 आप देख सकते हो, तो ये जो स्टॉक है वो 30 या 35 PE यानी पीक PE जो था वो लगभग 35 टाइम्स था, क्योंकि वो समय में ये बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा था टिल 2015, एंड उसके बाद में कुछ डिस्ट्रप्शन हो गए बिकॉज ऑफ मानसून या बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, एंड उसके बाद में जो PE है वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया। सो PE एक्सपांशन होने के लिए ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि बिजनेस आप कैसे क्रिएट करते हो, क्या टाइप का बिजनेस है, क्या ये B2C ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, क्या ये B2B है, क्या ये ट्रेडिंग है। जनरली ट्रेडिंग कंपनीज को आप देखोगे तो लोअर PE मिलता है, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिसका एबिटा मार्जिन ज्यादा है या जो ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, असेट टर्न्स प्रॉब्ली 2 या 2.5 टाइम्स के आसपास है, सपोज उसके ऊपर एक क्रैम्स का बिजनेस होगा तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस मिलते हैं। जैसे कि PI इंडस्ट्रीज है, लगभग वो स्टॉक 40, 50, 60 PE पे ट्रेड करता है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट को ये पता है कि ये जो बिजनेस है वो इमीडिएटली डिसरप्ट नहीं हो जाएगा, या कोई कॉम्पिटिशन आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। बट इफ यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन फॉर द बेस्ट एग्रो लाइफ, तो मुझे लगता है कि बेस्ट एग्रो लाइफ का बिजनेस डिसरप्ट करना देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आगे जाके हम ये भी बताएंगे कि मैनेजमेंट क्या क्लेम करता है अबाउट देयर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। ये फॉर्मुलेशंस का एक्चुअली पेटेंट है, नॉट फॉर द टेक्निकल्स। और मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एक 4 पार्ट का एक वीडियो सीरीज क्रिएट किया जो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने एग्जैक्टली आपको बताया है डिटेल में कि क्रैम्स क्या होता है। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द टेक्निकल्स या जो APIs होते हैं, नॉट विद द फॉर्मुलेशंस, क्योंकि फॉर्मुलेशन का पेटेंट आप देखोगे तो उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है और उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं लगता है, एंड इट इज नॉट इवन अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट जो APIs होते हैं या जो AIs होते हैं उनको इनोवेट करने के लिए एक्चुअली यू नीड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग। अलग अलग आप देखोगे तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आप कोई नया मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वेंट कर रहे हो। फॉर्मुलेशंस का पेटेंट इज बेसिकली यू आर यूजिंग डिफरेंट जेनेरिक टेक्निकल्स या जेनेरिक AIs, एंड उसका अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके आप फाइनल एक फॉर्मुलेशन बनाते हो। उसमें 2 वे फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं, 3 वे फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट एग्रो लाइफ क्या क्या तरीके के फॉर्मुलेशंस बनाती है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कौन से 3 वे है, कौन से 2 वे है, आगे जाके उनके कौन से फॉर्मुलेशंस आने वाले हैं। करंटली उन्होंने जो फॉर्मुलेशंस लॉन्च किए हैं एक्चुअली कंपनी को बहुत ही एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या बेस्ट एग्रो लाइफ उनके जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके भी यही तरीके से ग्रो कर सकती है? व्हाट इज द एक्चुअल एंट्री बैरियर इन दिस बिजनेस? तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ हाई एंट्री बैरियर है, and it is very very difficult to create a successful brand in agrochemicals. Let's compare for a minute agrochemical companies versus FMCG companies. फाइनली यदि आप देखोगे तो दोनों जो कंपनीज है वो एंड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को ही कैटर करती है। एग्रोकेमिकल कंपनीज में फार्मर आ जाता है एंड कंज्यूमर, एंड जो दूसरा FMCG में यदि आप देखोगे तो जो कॉमन आप देखोगे तो कंज्यूमर आ जाता है, यानी दोनों बिजनेसेस जो है वो B2C बिजनेसेस है। बट जो FMCG कंपनीज है उनको हमेशा हायर PE मिलता है, प्रॉब्ली 50, 60, 70, 80 टाइम्स तक आप देखोगे नेस्ले और HUL जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा PE मिलता है कंपेयर टू एग्रोकेमिकल कंपनीज। तो इसका मेजर रीजन ये है कि जो स्टिकीनेस ऑफ द प्रोडक्ट है FMCG में वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एग्रोकेमिकल्स। यानी सपोज फॉर एग्जांपल आप मैगी का एग्जांपल लो तो मैगी प्रॉब्ली वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स, बट दैट इज नॉट द केस विद एग्रोकेमिकल्स, क्योंकि जो फार्मर है he is not very sticky with single product. फार्मर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहता है या उनको एक्चुअल में वो प्रोडक्ट पुश किया जाता है, और इसीलिए जो स्टिकीनेस है इट इज नॉट वेरी हाई।
प्रॉब्ली फार्मर वो प्रोडक्ट 1 या 2 साल यूज करेगा, देन फार्मर विल स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट। उसको ये लगेगा कि कोई नए प्रोडक्ट से उसके जो यील्ड है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दैट इज द चैलेंज इन दिस इंडस्ट्री। इसीलिए यदि आप देखो तो इंडिया में भी यही चैलेंज है कि बहुत ज्यादा जो एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनीज है वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि दे हैव नॉट एबल टू क्रिएट अ ह्यूज ब्रांड जिसका बहुत ज्यादा पूल हो। अनदर रीजन, इफ यू कंपेयर विद द एफएमसीजी कंपनीज, देन एग्रोकेमिकल्स जो है वो जनरली एक सीजनल बिजनेस होता है विच डिपेंड्स अ लॉट ऑन अ मानसून। तो मानसून भी यदि आप देखो तो वो एक सिक्लिकल आप देखो तो पैटर्न फॉलो करता है। 3-4 साल अच्छा मानसून आता है, फिर 2-3 साल आप देखो तो खराब आता है, अगेन दैट साइकिल कंटिन्यूस। एंड व्हेन देयर इज अ बैड मानसून, देन फार्मर्स का आप देखोगे तो दे नॉट एबल टू गो फॉर द वेरी हाई एंड प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दे कैन नॉट ऑफर दैट प्रोडक्ट्स। और इसीलिए टू क्रिएट अ ब्रांड इन एग्रोकेमिकल कंपनीज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू एफएमसीजी कंपनीज। एंड इसके वजह से जो मार्केट है, देन इट डजंट गिव द प्रॉपर वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द एफएमसीजी कंपनी। सो लेट्स कम बैक टू द प्रोडक्ट्स जो बेस्ट एग्रो लाइफ यहाँ पर आप देखो तो मैन्युफैक्चर कर रही है या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक ब्रांड बनाने का ये कंपनी ट्राई कर रही है। तो अभी धानु का और बेस्ट एग्रो का एक छोटा सा परफॉर्मेंस कंपैरिजन मैंने दे दिया। तो फर्स्ट, बेस्ट एग्रो लाइफ का आप कोई भी कंपनी स्टडी करते हो तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा है, बोर्ड का क्वालिटी कैसा है। तो द बेस्ट एग्रो लाइफ का मैनेजमेंट इज हेडेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विमल अलावधी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर राजन अलावधी। तो मिस्टर विमल अलावधी के बारे में बताओ तो ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बोर्ड ऑफ सहयोग मल्टीबेस एंड बेस्ट एग्रो लाइफ के भी वो बोर्ड में थे। तो वहाँ से मिस्टर विमल अलावधी हैज़ बीन एसोसिएटेड। तो मिस्टर अलावधी का एक शॉर्ट बैकग्राउंड दूँ तो ही हैज़ डन अ बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड हैज़ मोर देन 20 years of experience in the agrochemicals industry. He oversees the strategy, management, development and integration of the company policies. Mr. Rajan Alavadi की बात करूँ तो he also holds a bachelor degree in agriculture from Haryana Agriculture University and a diploma in agri-business management from DBS Dehradun. He has been associated with the company since 2017. He has been instrumental in enlarging the product base of the company with the help of his technical expertise. He has been successful in smoothening the production, procurement and logistic functions and establishing quality control. तो ये हो गई मैनेजमेंट की बात। अब बात करते हैं उनके फैसिलिटीज़ के बारे में। तो उनके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पे। तो बेसिकली उनके ऑपरेशंस आर इन गजरौला एंड ग्रेटर नोएडा इन उत्तर प्रदेश एंड जम्मू इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीनों फैसिलिटीज़ में कंबाइंड दे हैव अ फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ 30,000 एंड 7,000 टन्स रिस्पेक्टिवली। तो जो गजरौला का प्लांट है दैट इज़ ऑपरेटेड बाय द सब्सिडरी बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो गजरौला का एक बात बताऊँ तो बिफोर 2016 द गजरौला प्लांट वॉज ओनली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस। However, in 2016, the company acquired the technical manufacturing unit of Arista Life Sciences Private Limited and अभी गजरौला में as per what they say सिर्फ टेक्निकल्स ही मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर द प्लांट एट ग्रेटर नोएडा इज ऑपरेटेड बाय सीडलिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड यहाँ पे सिर्फ फॉर्मुलेशंस बनते हैं जिनका कैपेसिटी इज मोर देन 10,000 टन्स पर एनम। द कंपनी सेटअप देयर फॉर्मुलेशन यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2007 एंड FY22 में उन्होंने एग्रीको केमिकल्स नाम का एक कंपनी एक्वायर किया जो अगेन फॉर्मुलेशंस में है एंड ऑल्सो दे ऑल्सो हैव अ इन हाउस R&D यूनिट फॉर हर्बिसाइड्स। तो इसके लिए उन्होंने ये यूनिट एक्वायर किया FY22 में फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10.22 करोड़। इस एक्विजिशन के पीछे का रैशनल था टू इंक्रीज द फॉर्मुलेशंस कैपेसिटी बाय 3,000 किलोलीटर पर टन and to support the development of niche formulations including herbicides as that unit has already a formulation R&D facility। तो ये कैसे उन्होंने niche formulations डेवलप किए वो आगे जाके हम बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब हम बोल रहे हैं कि ये कंपनी ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस करती है एंड थोड़े पेटेंटेड भी करती है, तो थोड़ा बहुत R&D इसमें ज़रूर लगेगा। तो R&D में ये लोग बेसिकली इनके R&D सेंटर्स है गजरौला और नोएडा में एंड द कंपनी हैज़ अ टीम ऑफ मोर देन 50 मेंबर्स इन देयर R&D विच इज़ हेडेड बाय मिस्टर प्रमोद कारलेकर, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द R&D। तो मिस्टर प्रमोद कारलेकर को उन्होंने क्यों ऑन बोर्ड किया? ओके, सो मिस्टर प्रमोद कारलेकर की बात करूँ, ही इज़ द केमिकल इंजीनियर फ्रॉम ICT मुंबई एंड अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी
Mr. Karlekar has been associated with many reputed companies where he has held key positions. तो उनके इस की पोजीशंस की बात करूँ तो he has worked with Rallis India Limited as a president of technology. He was a president of the agrochemical division of Atul Limited. He has worked as the CEO of Deepak Nitrite Limited and the country head for FMC India when they acquired Cheminova India Limited. तो आप देखोगे तो अतुल के साथ वो काम कर चुके हैं जो एक तरह से कंपनी का क्लाइंट है, और एफएमसी के साथ भी वो काम कर चुके हैं जो एक तरह से कंपनी का कंपटीशन होने वाला है, और वो कैसे होने वाला है दैट आई एम गोना कवर इट अहेड. तो एक तरह से मिस्टर प्रमोद कार्लेकर को ऑनबोर्ड करना इज आई थिंक अ वेरी गुड डिसीजन मेड बाय द कंपनी. तो अभी करंटली वो लोग R&D में क्या क्या डेवलप कर रहे हैं उसकी बात करता हूँ. तो कंपनी इज करंटली वर्किंग ऑन स्ट्रोबाइल्यूरिन केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स. तो बेसिकली ये जो स्ट्रोबाइल्यूरिन केमिस्ट्री है, इसके जो प्रोडक्ट्स है दे एक्ट एज फंगीसाइड्स. तो एस्टेक के वीडियो में मैंने ट्राइजोल फंगीसाइड्स की बात करी थी, तो ये भी एक तरह के फंगीसाइड्स होते हैं. तो द इंटरमीडिएट जो ये स्ट्रोबाइल्यूरिन केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लगने वाले, कंपनी ये बोल रहे हैं कि दे आर सोर्स फ्रॉम चाइना by the MNCs, और कंपनी ये इंटरमीडिएट्स मोस्टली इन हाउस बनाएगी विद लिटिल डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना फॉर इंपोर्ट्स. As of now, there are 5 strobilurin chemistry products which are registered in India. Some of them are pyraclostrobin, trifloxystrobin, azoxystrobin, picoxystrobin and cresocin-methyl. तो ये 5 में से the company plans to begin production of 4 in FY24. The company right now is working on developing new products, and as of FY23 उनके R&D के product development pipeline की बात करूँ तो it consists of 15 herbicides, 5 fungicides, 9 insecticides and 4 intermediates. तो ये उनका R&D pipeline की बात हुई. वो लोग R&D में कैसा स्पेंड कर रहे हैं और उनका आगे जाके क्या प्लान है वो मैं आगे जाके बात करता हूँ. तो अभी आते हैं उनके केपेक्स प्लान पे. तो कंपनी हैज स्पेंट मोर देन 60 करोड़ इन नोएडा फॉर डेवलपिंग देयर हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन यूनिट. ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी चल रहा है, उनका प्लान है कि बाय FY24 ये प्रोजेक्ट वो कंक्लूड करेंगे. द कंपनी इज ऑल्सो डूइंग अ माइनर कैपेसिटी एक्सपांशन एट their facility to Gajraula to cater to the future demand and also to manufacture products based on the strobilurin chemistry. Again, आप देख सकते हो कि क्यों डेवलप कर रहे हैं और क्या प्लान है. फिर अभी ये करंट जो चल रहा है केपेक्स उसकी बात हो गई. अब भी फ्यूचर उन्होंने क्या केपेक्स प्लान किया उसकी बात करता हूँ. तो दे हैव प्लान्ड 200 करोड़ ऑफ केपेक्स which the majority will be done in FY24 and थोड़ा बहुत FY25 में spill over होगा. तो this capex will be mostly for capacity expansion and backward integration. तो अभी जैसा हमने previously बोला कि ये कंपनी mostly technicals नहीं बना रही है, technicals बाहर से ले रही है. तो mostly ये project के through they will start the manufacturing of technicals. At least वो technicals तो बनाएंगे जो उनके formulations के लिए लगते हैं. तो अभी आते हैं उनके product launch पे कि प्रोडक्ट्स उन्होंने कैसे कैसे लॉन्च किए फॉर देयर ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस. तो एग्रोकेमिकल बिजनेस में बेसिकली एक प्रोडक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर पेस्ट के लिए यूज़ करोगे तो पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देता है. तो यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स. आप देखोगे तो PI ने हमेशा डोमेस्टिक बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं. धनु का भी नए प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली लेके आए हर फाइनेंशियल ईयर में, एंड बेस्ट एग्रो लाइफ ने भी लेके आए हैं. तो बेस्ट एग्रो लाइफ की अब अगर बात करूँ तो द कंपनी लॉन्च डायरॉन एंड परम इन FY20. तो डायरॉन की बात करूँ तो डायरॉन कंसिस्ट ऑफ डायनोड फ्यूरन टेक्निकल विच इज एन इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन. तो इट इज़ अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड विच इज़ यूज टू कंट्रोल ब्राउन प्लांट हॉपर्स एंड एफिड्स विच अटैक राइस. तो ये काफ़ी कॉमन पेस्ट है जो राइस को अटैक करते हैं. दिस प्रोडक्ट वॉज एन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट फॉर अ सिमिलर जापानीज इंसेक्टिसाइड. So this product faces direct competition from Oshin of PI Industries. तो PI ने जब Oshin लेके आए थे तो that molecule was in license from Mitsui Chemicals. Right. तो अभी वो molecule generic हो गया है. तो basically जो Diron है it will face competition with Oshin. Right. तो यहाँ पर another point as आदित्य was saying कि यहाँ पर एक जो पेस्ट है वो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए कोई भी कंपनी को उसका अपग्रेडेड वर्जन या कुछ नए मॉलिक्यूल्स को लेके आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रोकेमिकल कंपनीज, विच इज नॉट द एक्चुअल केस विद द FMCG. हम प्रोबेबली 20 ईयर से वही मैगी खा रहे हैं या 20 ईयर से या 30 ईयर से वही पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हैं. तो देयर हैज नॉट बीन एनी चेंज इन द टेस्ट, या आप देखो तो प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है. इसीलिए R&D स्पेंड ये जो कंपनीज है FMCG
उनका काफी कम होता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेंड्स काफी कम होता है कंपेयर टू एनी एग्रोकेमिकल कंपनी। इसीलिए उनके मार्जिन भी यदि आप देखोगे तो दे हैव द मच सुपीरियर मार्जिन कंपेयर टू एग्रोकेमिकल्स, एंड यहाँ पर कोई सिक्लिकलिटी नहीं होता है इन एफएमसीजी साइड। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू कंपेयर टू डिफरेंट सेक्टर्स which is B2C sectors, and both of the sectors are in the business of creating a brand, but there can be many different differences. ओके, सो डायरॉन की बात कर दी कि इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। परम की बात करूँ तो इट इज़ अ प्रोडक्ट विच कंटेन्स पायराक्लोस्ट्रोबिन एंड इट इज़ अ फंगीसाइड फॉर्मुलेशन। तो पायराक्लोस्ट्रोबिन इज वन ऑफ द स्ट्रोबाइल्यूरिन केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स। परम इज यूज टू कंट्रोल ब्लास्ट डिसीज which occurs in the rice crop and it is caused by a fungus known as मैग्नापोर्ते ग्रीसिया। तो फंगस नेम को नहीं भी जानोगे पता चलेगा, एटलीस्ट ये समझो कि ब्लास्ट डिसीज कॉमनली ऑकर्स इन राइस और ये फंजीसाइड फॉर्मुलेशन उसको क्योर करने के लिए हेल्प करता है। दिस इज अगेन एन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। कंपनी का स्ट्रैटेजी आप अगर आप खुद भी स्टडी करोगे तो उनका स्ट्रैटेजी एज पर व्हाट दे क्लेम इट इज दैट हम लोग ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस लाएंगे तो वन ऑफ द आइडिया इज to solve the problem of farmers in one shot and to do the import substitution। ये उनके पूरे नैरेटिव में हमेशा प्ले आउट हुआ है। सो ये हो गया इन FY20। तो अभी सीधा FY23 में उन्होंने मेजर लॉन्चेस किए, सम ऑफ देम आर पेटेंटेड, तो उसकी बात करते हैं। तो इन FY23 दे लॉन्च प्रोडक्ट्स लाइक रॉनफेन, टॉम्बो, एक्समैन, वार्डन, रिवील, सिटीजन एंड विस्तारा। तो देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए एक ही फाइनेंशियल ईयर में, विच इज अ वेरी गुड नंबर। तो रॉनफेन इज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट फॉर द कंपनी बिकॉज इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेक्निकल्स एंड इट इज द फर्स्ट पेटेंटेड ब्रांडेड फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपनी एज पर व्हाट दे क्लेम। तो ये 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर पायरीप्रॉक्सीफिन, डाइफेंथ्यूरान एंड डायनोफ्यूरान। तो this insecticide formulation which will act as a one-shot solution to the problem of sucking pests such as jassids, aphids and thrips in cotton, chili, vegetables and other crops। तो ये रॉनफेन जो था कंपनी ने लॉन्च किया Q1 FY23 में आफ्टर दे रिसीव द पेटेंट फॉर दिस प्रोडक्ट इन समवेयर इन FY22। तो आप उनकी पेटेंट फाइलिंग्स देखोगे तो इन समवेयर इन कैलेंडर ईयर 2021 उनको इसका पेटेंट ग्रांट हुआ था। तो Q1 FY23 में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड इन FY23 दे वर एबल टू गेट 220 crores ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट विच आई थिंक इज अ वेरी गुड अकम्प्लिशमेंट इफ व्हाट दे क्लेम इज राइट, क्योंकि 3 क्वार्टर में 220 करोड़ निकालना न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट से इतना आसान नहीं होता। करेक्ट। एंड आगे जाके दे आर क्लेमिंग कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्ली 300, 350, 400 करोड़ तक के भी रेवेन्यूज उनको सिंगल फाइनेंशियल ईयर में उससे पॉसिबल है। इसके बाद में अभी वो नया प्रोडक्ट एक लॉन्च करने वाला है, प्रॉब्ली 15 अगस्त को दे आर प्लानिंग फॉर दैट लॉन्च, दैट इज अ ट्राइकलर। आदित्य कैन इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली CTPR बेस्ड जो फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट है उसको भी लॉन्च किया था एंड आई थिंक लास्ट ईयर में उन्होंने कुछ 45 करोड़ के रेवेन्यूज यहाँ पे किए थे। कंपनी इज वेरी बुलिश टू एक्सपांड और एनहांस और ग्रो द रेवेन्यूज फ्रॉम CTPR, रॉनफेन या ट्राइकलर, एंड आगे जाके लेट्स सी कि वो कैसे यहाँ पे स्केल अप कर सकते हैं, बिकॉज स्केल अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to get the sustainability in their revenues, and that will actually lead to better profitability and more importantly reduce inventory and better cash flows. Okay, so before discussing about further branded formulations and other products, ये वो लोग पेटेंटेड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस एग्जैक्टली क्या है वो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पेटेंटेड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस वो लोग जब भी बोलते हैं तो उसमें जो टेक्निकल्स जो लोग यूज कर रहे हैं पर से वो लोग जेनरिक मॉलिक्यूल्स है, उनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। तो वो लोग जब पेटेंट बोल रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो लोग 3 टेक्निकल्स कंबाइन कर रहे हैं और वो जो 3 टेक्निकल्स का कॉम्पोजिशन का एक रेंज है वो रेंज उन्होंने पेटेंट किया। मतलब रॉनफेन की अगर बात करूं तो पायरीप्रॉक्सीफिन दे हैव पेटेंटेड द कॉम्पोजिशन रेंज फॉर 5 to 50%, डाइफेंथ्यूरान की बात करूं तो 15 to 35% एंड डायनोफ्यूरान की बात करूं तो 0.5 to 20%। तो एक कॉम्पोजिशन रेंज उन्होंने पेटेंट किया है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो उन्होंने पेटेंट किया है। सो बेसिकली जो कॉम्पोजिशन रेंज पेटेंट किया है इसका ये मतलब है कि इस कॉम्पोजिशन रेंज में कोई और प्लेयर इस फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट को बना के नहीं बेच सकता, इसके बाहर शायद बेच सकता है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनी, यदि आप उनका टोटल पेटेंट्स देखोगे या इसके अलावा 9(3)s देखोगे विच इज बेसिकली उनको प्रोडक्ट का ग्रांट मिलता है।
सो मोस्ट ऑफ द जो 9(3)s है वो यही कंपनी को मिले हैं. दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. आई मीन लाइक हाउ दिस कंपनीज आर गेटिंग ऑल द 9(3)s एंड उनके कॉम्पिटिटर्स को नहीं मिल रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच वी हैव. बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि स्केल अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. 9(3)s आपको मिल गए, दैट इज फाइन, बट आप फार्मर को कैसे रीच करोगे एंड फार्मर्स में अपना जो ब्रांड है वो कैसे क्रिएट करोगे, दैट विल बी द की फॉर द वैल्यू क्रिएशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो रॉनफेन इज वन ऑफ देयर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स. तो अभी जेनरिक क्या लॉन्च किया उसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ. तो सिटीजन एंड विस्तार आर द जेनरिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस विच दे हैव लॉन्च. तो ये जेनरिक सिटीजन एंड विस्तारा में एक टेक्निकल है. ये CTPR इज ऑल्सो नोन एज राइनाक्सिपिर विच इज एन इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट. So the company will make the technical CTPR which is required for these formulations in-house as per what they are saying. These formulations will be used on crops such as sugarcane, rice, cabbage, cotton, chili and other crops. मतलब ये क्रॉप्स पे जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं उनको काउंटर करने के लिए ये CTPR बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज होंगे. The domestic market size for CTPR based products is 2,800 crores and the major competition for the company here is Natco Pharma. Natco Pharma ने रिसेंटली, इट इज बेसिकली जेनरिक फार्मा कंपनी, उन्होंने अपना एक क्रॉप साइंसेस डिवीजन शुरू किया है. तो Natco Pharma है, FMC विच इज अ अमेरिकन बेस्ड MNC कंपनी एंड GSP क्रॉप साइंस. तो बेसिकली कंपनी ने अपने ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस लॉन्च किए और इनके रिस्पेक्टिव ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के साथ इनका कंपटीशन होगा. Natco की बात करूँ तो उनका ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बेस्ड ऑन CTPR आर Natgen एंड Natera. FMC की बात करूँ तो उनका इस कोराजन एंड फर्टेरा. और GSP क्रॉप साइंस की बात करूँ तो उनका इट इज हेलीप्रो एंड बैलेट. तो दिस विल बी द कॉम्पिटिशन फॉर कंपनी इन CTPR. तो ये जो CTPR प्रोडक्ट है इट वॉज लॉन्च इन Q2 FY23 एंड Q3 FY23 तक ये लोग 45 करोड़ लेके आए फॉर दिस प्रोडक्ट, जो एक ही क्वार्टर में लेके आए. आई थिंक इट्स अगेन अ गुड थिंग. राइट. एंड अगेन ये जो बिजनेस है इट इज अ सीजनल बिजनेस. मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस होता है वो Q2 में होता है एंड बाकी के क्वार्टर्स आप देखो थोड़े लीन क्वार्टर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या मानसून है. और मैक्सिमम जो इन्वेंटरी बिल्डअप होता है वो Q4 में होता है एंड उसका जो सेल्स है वो फर्स्ट हाफ में होता है. इसीलिए आप देखोगे तो ये जनरली फर्स्ट हाफ हेवी आप देखोगे तो कंपनीज होती है जो एग्रोकेमिकल्स का डोमेस्टिक सेल्स करती है. सिमिलर इज द केस विद द सीड्स कंपनी, बिकॉज मानसून आप देखोगे तो जनरली वो Q1 Q2 में ही होता है. इसलिए मोस्टली जो रेवेन्यूज होते हैं वो फर्स्ट हाफ में रहते हैं. अभी FY23 तक उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया पेटेंटेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशंस वो देख लिए. अभी FY24 में वो लोग क्या क्या पेटेंटेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशंस लेके आने वाले उसकी बात करते हैं. सो पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया. तो सेम गोज फॉर ऑल द पेटेंट फॉर्मुलेशंस विच आई विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. The company plans to launch a patented herbicide formulation which is again a combination of 3 active ingredients. They are haloxyfup, imizetapir and chlormayuron. This product will be launched pan-India under the brand name Shutdown in Q1 FY24. This product will be important for India and other regions where soybean is produced and grown. तो ये सोयाबीन क्रॉप के लिए it will be a major formulation which the company is planning to launch. The company received the patent for this product in Q3 FY23. तो आप वही देखोगे कि जैसे ही उनको उनके फॉर्मुलेशन के लिए एक पेटेंट मिल जाता है वो लोग फिर तुरंत लॉन्च का प्लान करते हैं. वो लोग पेटेंट मिले बगैर उनके पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस लॉन्च नहीं करते. तो कंपनी अगेन दे हैव रिसीव्ड अ 9(3) रजिस्ट्रेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोपिक्यूजाफॉप टेक्निकल. तो बेसिकली हर्बिसाइड टेक्निकल है जो Q3 FY23 में उनको 9(3) रजिस्ट्रेशन मिला है. It is for indigenous manufacturing. The company plans to launch formulation products based on Propiquizafop and Amitrine under the brand name Propic and Amito respectively. मतलब ये अभी सोलो फॉर्मुलेशंस होंगे तो 3-way नहीं होगा, सोलो फॉर्मुलेशंस होगा इन दोनों टेक्निकल्स के अलग अलग in Q1 FY24. The company plans to launch again herbicide formulations based on hal sulfuron methyl and a combination of Propiquizafop and oxyfluorine in Q1 FY24. तो आप ये हर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस वो लोग लेके आ रहे हैं. यू कैन कनेक्ट इट विथ जो उन्होंने नोएडा में हर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस का केपेक्स किया है प्लस एग्रीको को जो एक्वायर किया फॉर देयर R&D यूनिट. तो यू कैन कनेक्ट दिस विद दैट कि वो लोग कैसे लेके आ रहे हैं. अगेन इफ यू सी
एग्रो पेजेस करके एक न्यूज़ साइट है जिसमें यू गेट द न्यूज़ अबाउट एग्रोकेमिकल कंपनीज इंडियन हो या फॉरेन मार्केट में. तो एज पर दैट न्यूज़ आर्टिकल इन 15 February FY23 दे अगेन गॉट अ पेटेंट फॉर अ 3-way कॉम्बिनेशन हर्बिसाइड. ये जो पेटेंटेड हर्बिसाइड है जिसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, दे आर एमेट्रिन, हेल्सल्फ्यूरिन मिथाइल एंड 2,4-D. तो ये जो 2,4-D है बेसिकली मेगमनी का हर्बिसाइड की प्रोडक्ट है. तो दैट इज द 2,4-D. तो पेटेंट मिल चुका है. तो एग्जैक्टली ये लोग कब लॉन्च करेंगे इसका अब तक गाइडेंस नहीं दिया. आई थिंक Q1 FY24 में दे वुड गिव सम गाइडेंस रिगार्डिंग दैट पेटेंटेड फॉर्मुलेशन. फिर अभी पेटेंटेड हर्बिसाइड्स की बात कर ली तो पेटेंटेड फंजीसाइड फॉर्मुलेशंस भी उन्होंने कुछ लॉन्च किए, तो उसकी बात करता हूँ. तो द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च अ पेटेंटेड फंजीसाइड फॉर्मुलेशन कंटेनिंग साइजोफैमिड, डाइमेथोमॉर्फेन, डाइफेनोकोनाजोल. तो डाइफेनोकोनाजोल इज अगेन इन द ट्राइजोल फंगीसाइड केमिस्ट्री जो एस्टेक करता है. इसका पेटेंट उनको Q2 FY22 में मिल गया था. दिस फंगीसाइड फॉर्मुलेशन विल बी हाईली इफेक्टिव टू द प्रॉब्लम ऑफ लेट ब्लाइट एंड डाउनी मिल्ड्यू. तो ये लेट ब्लाइट एंड डाउनी मिल्ड्यू दीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगस और ये मोस्टली टोमेटो और ग्रेप्स में होते हैं. तो दीज डिसीजेस आर कॉमन इन टोमेटोज एंड ग्रेप्स. एंड एस्टेक जो ट्राइजोल फंगीसाइड्स करता है दे आर यूज टू क्योर सेप्टोरिया लीफ स्पॉट जो टोमेटो में होता है. तो बेसिकली ये डिसीजेस के लिए फंगीसाइड्स यूज होते हैं. The approximate market size for this particular formulation would be 350 crores. और एक वो लोग का पेटेंट मिला है उनको और एक पेटेंटेड फंजीसाइड फॉर्मुलेशन के लिए. तो दिस पेटेंटेड फंजीसाइड फॉर्मुलेशन विल कंटेन ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, डाइफेनोकोनाजोल एंड सल्फर. तो द कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड अंडर द ब्रांड नेम ट्राई कलर इन Q2 FY21, मतलब प्रॉबेबली अगस्त में आएगा. तो अगेन ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आप देखोगे तो स्ट्रोबाइल्यूरिन केमिस्ट्री प्रोडक्ट है एंड वो लोग इस पे काम कर रहे हैं. तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि वो लोग ये प्रोडक्ट कैसे लेके आ रहे हैं. तो द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च अ ड्यूअल कॉम्बिनेशन पेटेंटेड फंजीसाइड फॉर्मुलेशन containing metyram and pyraclostrobin in Q2 FY24. अगेन यू कैन सी कि स्ट्रोबाइल्यूरिन केमिस्ट्री रिलेटेड वो लोग फंजीसाइड फॉर्मुलेशंस लेके आ रहे हैं एंड उसके लिए दे आर वर्किंग इन देयर R&D. तो अभी we'll come to pyraxasulfone. So pyraxasulfone is a pre-emergence herbicide which is used for wheat, corn and soybean. The company has received the 9(3) registration for indigenous manufacturing of pyraxasulfone technical and the company plans to launch the formulation based product in Q3 FY24. तो pyraxasulfone की बात करूँ तो it has a domestic market size of 450 crores and the requirement for this product is mostly met by imports. तो again उनका plan यहाँ पे यही होगा कि इस product के लिए वो लोग import substitution करें. The company will make both technicals and formulations based on pyraxasulfone and it will face competition from PI Industries which has a branded formulation Okira based on pyraxasulfone. तो one more point, आप यदि pyraxasulfone के बारे में देखोगे तो PI इंडस्ट्री का pyraxasulfone मोस्टली आप देखोगे लगभग 40% ऑफ उनका जो रेवेन्यूज है वो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल से ही आता है. और पीआई इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्केल अप भी किया था ये मॉलिक्यूल को. रिसेंटली यदि आप देखोगे तो इसकी डिमांड भी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़ गई है. बट पीआई इंडस्ट्री का ये जो मॉलिक्यूल है पायरॉक्सोसल्फोन वो उनके CSM के अंडर आता है, यानी कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें जो टेक्निकल होता है वो पेटेंटेड होता है. इसके लिए वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड देन दे आर सप्लाइंग दिस प्रोडक्ट टू देयर इनोवेटर. ये केस में वो कुमाई केमिकल्स है. तो यहाँ पर द बिजनेस मॉडल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. पीआई इंडस्ट्रीज का जो डोमेस्टिक बिजनेस मॉडल है या उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड दैट माइट बी कंट्रीब्यूटिंग वेरी लेस इनटू देयर रेवेन्यूज विच इज नॉट द केस विद बेस्ट एग्रो. बेस्ट एग्रो का मेजरली जो बिजनेस है वो इंडिया बेस्ड ही बिजनेस है. एक डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस वो ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने का यहाँ पर. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि उनका बिजनेस क्या है. वी हैव कंपेयर्ड देम विद धनुका and we have also compared them with other agrochemical companies on the basis of power cost and other parameters. तो अभी ये देखते हैं कि यहाँ से बिजनेस क्या डायरेक्शन लेने वाला है. तो रॉनफेन की बात करूँ तो रॉनफेन ओवरऑल हैज अ मार्केट साइज ऑफ 8,000 करोड़. मतलब रॉनफेन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बेसिकली सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम, तो उसकी मार्केट साइज इज 8,000 करोड़ एंड दिस मार्केट इज अपने आप ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 9 to 10% पे ये मार्केट ग्रो कर रही है. और कंपनी का प्लान यहाँ पे ये है कि वो लोग 8 to 20% मार्केट शेयर लेना चाहते हैं इस मार्केट का इन द नेक्स्ट 3 years फॉर दिस प्रोडक्ट.
The company plans to get at least 500 crores of revenues from this product in FY24. तो सिर्फ 3 क्वार्टर्स में वो लोग 220 करोड़ लेके आए फ्रॉम रॉनफेन इन FY23. तो आई थिंक 500 करोड़ वो लोग FY24 में लेके आ सकते. इट इज मोर और लेस अचीवेबल. Another point again I would like to mention here कि is not the very important thing. वो probably 500 करोड़ लेके आ सकते हैं, बट कितना सेल्स रिटर्न होता है दैट इज द इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स टू ट्रैक. सो दैट विल कम टू नो अबाउट व्हेन FY23 का वो जब एनुअल रिपोर्ट पोस्ट करेंगे तो वहां पर दे जनरली मेंशन कि यहाँ पर सेल्स रिटर्न्स कितने हैं वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के. सो दैट विल बी ट्रैकिंग वंस द एनुअल रिपोर्ट विल बी आउट. रॉनफेन की बात हो गई तो CTPR की बात करता हूँ. तो मैंने CTPR का मार्केट साइज पहले बताया था. इट वाज 2800 करोड़ और ये तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट साइज है. ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो इट इज ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन मार्केट. तो काफ़ी बड़ी मार्केट है CTPR के लिए. तो द कंपनी प्लान्स टू एंटर 20% मार्केट शेयर इन CTPR बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो आई थिंक दिस इज मोस्टली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड दिस वांट टू सेल इट एट अ प्राइस लेसर देन 25% ऑफ द प्राइस ऑफ द MNC विच इज FMC. मतलब FMC जो अपने 2 ब्रांड्स बेचता है, कोराजन एंड फर्टेरा, तो उसके एटलीस्ट 20 to 25% डिस्काउंट में वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे. तो CTPR की बात करूँ तो एज आई मैंशनड दे प्लान टू गेट 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इन FY25. तो देख सकते हो कि थोड़ा स्ट्रेच गाइडेंस है. मतलब 45 करोड़ से लेके FY23 में, तो FY24 में दे आर नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक, बट by FY25 they plan to get 400 crores. The company plans to launch their own branded formulations based on CTPR going forward. तो Citigen and Vistara जो launch किया, those are generic formulations, patented formulations लेके आएंगे. The company is planning an import substitution for pyroxasulfone going forward. They plan to get 150 crores of revenues from the pyroxasulfone. तो 450 crores की market है, तो 150 crores वो लोग लेके आना चाहते हैं in terms of revenues in FY24. The company plans to launch patented formulations based on pyroxasulfone going forward. तो जो Q3 FY24 में फॉर्मुलेशन लेके आ रहे, इट विल बी जेनरिक, पेटेंटेड बाद में लेके आएंगे. तो R&D की बात करूँ तो हिस्टोरिकली दे हैव स्पेंड 1.5 to 2% ऑफ द रेवेन्यूज ऑन R&D एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स द R&D स्पेंड्स टू गो टू 4% in the next 2 years with the increase in the size of their R&D team and the execution of the product pipeline. तो product pipeline में क्या है वो मैंने डिस्कस किया है पहले. एंड ऑब्वियसली वो लोग स्ट्रोबाइलिन केमिस्ट्री और बाकी प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे, तो R&D स्पेंड्स इंक्रीज होना इज बट नेचुरल. द कंपनी राइट नाउ इज अंडरगोइंग registrations for their products in Southeast Asia, Middle East Asia, Europe, Latin America and other regions. The company expects to start the exports by FY25 as mentioned by them in their Q4 FY23 con call. तो एक्सपोर्ट्स में वो लोग बेसिकली क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बेचेंगे, टेक्निकल्स बेचेंगे, तो उसका अभी उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है. एंड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस यूजुअली अब तक कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है एग्रोकेमिकल कंपनी. टेक इट है इंडिया पेस्टिसाइड्स, टेक इट है धानुका, वो लोग अब तक नहीं कर रहे हैं. तो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं, especially the Ronfen या other patented products, that remains to be seen कि exactly क्या plan है for the export business. So finally risk की बात करते तो no business is without risk. इस business में कुछ रिस्क है. तो पहला रिस्क है वर्किंग कैपिटल चैलेंज, जो ऑलमोस्ट हर एग्रोकेमिकल कंपनी की कहानी है. तो वर्किंग कैपिटल आप देखोगे तो इन्होंने अपने कॉन में बोला है कि इनके पेटेंटेड फॉर्मुलेशन जो इनको लॉन्च करने होते हैं उसके लिए वो लोग थोड़ा इन्वेंट्री बाय करके रखते हैं, थोड़ा स्टॉकअप करके रखते हैं. तो इन्वेंट्री डेज आर हाई एंड रिसीवेबल्स भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने के रिसीवेबल्स रहते हैं इनके. एंड डेटर पेबल डेज चलो 2 महीने के हैं. तो वर्किंग कैपिटल ओवरऑल स्ट्रेच है एंड इसकी वजह से आई थिंक वो लोग CFO जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. हिस्टोरिकली आप देखोगे तो CFO एटलीस्ट पिछले 2 साल में तो नेगेटिव रहा है. तो दैट्स वाई आई थिंक दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी टू कैश फ्लो. तो CFO EBITDA अगर आप खुद कैलकुलेट करते हो पिछले 5 सालों के लिए तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि CFO ओवरऑल नेगेटिव है 5 साल के लिए. तो दिस इज, तो अब तक कंपनी CFO जनरेट नहीं कर पा रही है. तो आगे जाके वो लोग इसको कैसे ओवरकम करेंगे, तो दैट रिमेन्स टू बी सीन. इफ दे आर एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट कैश फ्लोज देन आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. एग्रोकेमिकल कंपनीज को और एक रिस्क रहता है फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ बैन या फिर कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया. एज सच कंपनी कुड फेस अ पॉसिबल रिस्क फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जहाँ पे रेगुलेशन हो सकता है कि भाई टर्नरी कॉम्बिनेशंस को बैन कर देंगे.
तो अभी टर्नरी कॉम्बिनेशंस को अलाउ करने का रेगुलेशन है, बट कभी भी ये रेगुलेशन पास हो सकता है कि भाई टर्नरी कॉम्बिनेशंस बैन हो गए। तो टर्नरी कॉम्बिनेशंस अगर बैन हो गए तो आई थिंक इनके बिजनेस को काफ़ी सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है, क्योंकि ये रॉनफिन काफ़ी बड़ा मार्केट ये लोग लूज कर सकते हैं। तो तीसरा रिस्क आता है, मैंने जो इनके पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस बोले हैं वो लोग ने सिर्फ कॉम्बिनेशन पेटेंट किया है एंड प्रोसेस पेटेंट किया है। प्रोडक्ट पेटेंट किया है कि नहीं उतना क्लैरिटी नहीं है, बट प्रोसेस पेटेंट किया है एंड कॉम्बिनेशंस का कॉम्पोजिशन पेटेंट किया है। तो इसमें ये रिस्क है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर इनके कॉम्पोजिशन रेंज के बाहर एक प्रोडक्ट लेके आ सकता है एंड दैट टू एट अ मच कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस एज कम्पेयर टू द कंपनी। तो ये एक रिस्क कंपनी फेस करती है इन देयर बिजनेस। तो कमिंग बैक टू अनदर सिमिलर पॉइंट कि यहाँ पर मुझे लगता है कि वेल्थ तभी क्रिएट होगा कि जब भी वो उनका ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे, उनका इन्वेंटरी कम कर पाएंगे एंड कैश फ्लो लेके आ सकते हैं, देन ओनली यहाँ पर मार्केट विल रिकॉग्नाइज दिस कंपनी और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट विच इज रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट कि ये तभी होगा जब भी वो एक अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाएंगे मार्केट में, क्योंकि जब तक आप ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं करोगे तब तक आप सिर्फ मार्केट में इन्वेंट्री डाल के रखोगे और वो इन्वेंट्री का रिटर्न सेल आ जाएगा एंड ऑफ द सीजन तक। तो दैट डजंट मीन कि आपने कुछ रेवेन्यू क्रिएट किया है या कुछ प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट किया है। तो ये दो पैरामीटर्स को ट्रैक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए वी विल बी डूइंग द स्कटलबट, क्योंकि जब तक आप स्कटलबट नहीं करोगे, आप जाके फार्मर्स को नहीं मिलोगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं मिलेगा, तब तक आपको नहीं समझेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। बिकॉज मैनेजमेंट विल ऑलवेज गिव यू वेरी एग्रेसिव गाइडेंस, बट एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या एग्जीक्यूशन चल रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही है, उसका अंडरस्टैंडिंग आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए चैनल चेक्स होते हैं या जो जिसको स्कटलबट कहा जाता है उसको करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सकता है, देन ओनली यू कैन टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी और नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। इसीलिए हम वैल्यू एडुकेटर में काफी अलग अलग कंपनीज का स्कटलबट भी करते हैं। रिसेंटली हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था एक प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनी में, तो यहाँ पर भी हमने काफी अच्छे तरीके से स्कटलबट किया था। ये जो कंपनी है वो प्रोसेस इक्विपमेंट्स यानी कुछ अलग अलग इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट बनाती है, जिसका जो यूज है वो फार्मा एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में या इसके अलावा केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज में होता है। और ये कंपनी में रिसेंटली एक प्रीफरेंशियल आप देखोगे तो अलॉटमेंट भी हुआ था, कंपनी ने फंड रेज किया था फॉर देयर फर्दर एक्सपेंशन। और यदि आप ये कंपनी का क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो देन दे हैव वेरी मार्की क्लाइंट, जैसे कि दीपक नाइट्राइट है, गार्डा केमिकल्स है, पीआई इंडस्ट्रीज है, लुपिन है, या इसके अलावा सन फार्मा है, या इसके अलावा एसआरएफ है, यूपीएल है, बहुत सारे अलग अलग काफी मार्की नेम्स है। एंड ये एक माइक्रो कैप था, इसको हमने लगभग 150 करोड़ पे आइडेंटिफाई किया था। ऑलरेडी ये जो स्टॉक है वो डबल हो चुका है। करंटली मुझे लगता है कि मार्केट कैप कुछ 325-350 करोड़ का है और करंटली FY23 के रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो दे आर हार्डली 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो कंपनी है वो प्रोबेबली आगे जाके 2 या 3 सालों में 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो 250 to 300 करोड़ कर सकती है। और उसके भी बाद में सपोज ये जो टेल विंड से जो करंटली कंपनीज को है, बिकॉज एक मैसिव एक्सपेंशन चल रहा है केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो ये सपोज कंटिन्यू रहता है तो ये कंपनी एक्चुअल में पोटेंशियल रखती है 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो अचीव करने के लिए। वी हैव टू एक्चुअली कीप ऑन ट्रैकिंग, बट ये कंपनी में स्कटलबट करने के वजह से वी एक्चुअली गॉट अ वेरी गुड रिटर्न्स। एंड माइक्रो कैप क्लब में जो कंपनी है उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज, जो हम स्कटलबट भी जिसमें करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज को हम विजिट करते हैं, प्रमोटर को मिलते हैं, या हम उनके सप्लायर्स, क्लाइंट या उनके एम्प्लॉयज को मिलते हैं, सो दैट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है एंड वी हैव द सिमिलर प्लान टू डू विद द बेस्ट एग्रो लाइफ। तभी हमको एक्चुअल में समझेगा कि यहाँ पर कितना वेल्थ क्रिएट होने का पॉसिबिलिटी है। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी पोजीशन इन बेस्ट एग्रो लाइफ, डिस्पाइट ये जो कंपनी है करंटली प्रोबब्ली 12-13 पी पे अवेलेबल है, बट मार्केट इसको तभी वैल्यूएशन देगा जब इसमें ग्रोथ आएगी, जब ये कुछ ब्रांड क्रिएट कर सकती है। एंड टू अंडरस्टैंड दैट स्कटलबट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आपको भी मेरे साथ जुड़ना है व्हेन वी एक्चुअली डू द स्कटलबट, आपको भी अलग अलग फैक्ट्रीज को विजिट करना है, प्रमोटर्स से डिस्कशन करना है एंड टू नो मोर अबाउट कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी जो एक्टिविटीज है हम ये माइक्रो कैप क्लब में करते हैं। रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमने ऐसे जो कंपनी है उनके एक्चुअल में जो उनके ऑपरेशन जहाँ पर होते हैं वहां पर विजिट किया था अलॉन्ग विद माय माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स। सो जिससे आपको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ऑन ग्राउंड कंपनीज के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। तो माइक्रो कैप क्लब की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इट विल बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू, जहां से आपको काफी एक नॉलेज मिल जाएगा। काफी अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने वहां पर लिखे हैं,
हम अलग अलग कंपनीज के मैनेजमेंट को भी ऑनबोर्ड करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर वो उनके बिजनेस मॉडल के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर एक Q&A राउंड भी होता है मैनेजमेंट के साथ, तो वी अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मॉडल वेरी इन डेप्थ एंड देन, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे जाके स्कटल बट करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो माइक्रो कैप क्लब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बेस्ट एग्रो लाइफ का जो वीडियो है काफी डिटेल वीडियो हो गया, काफी आप देखो लंबा वीडियो भी हो गया है ये। तो ऐसे जो वीडियोस है वो क्रिएट करने के लिए वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम, काफी एक समय लगता है प्रॉब्ली। ये जो वीडियो है उसको रिसर्च करने के लिए हमने एटलीस्ट 1 या 2 मंथ स्पेंड किया है। तो यदि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते होंगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे इन डेप्थ डिटेल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग माइक्रो कैप या स्मॉल कैप जो एग्रोकेमिकल्स में है, केमिकल्स में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है या ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में है, इसके बारे में काफी अलग अलग वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं। तो ऐसे वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो डोंट मिस दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।